हेलो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना रैपिड फायर सेशन। दिस इज सेट नंबर 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन एट द एंड सिलेक्शन होना तो प्रैक्टिस से है। प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होना है, ये बात तो सोच लो और दिमाग में बिठा लो कि जितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन होना प्रैक्टिस से है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये मॉक टेस्ट की सीरीज बनाई है। इसमें कितने हैं? 4000 प्लस मॉक टेस्ट हैं। कितने हैं? 4000 प्लस मॉक टेस्ट है। जिस भी बच्चे ने ये मॉक टेस्ट लगा लिए उसके मोस्ट ऑफ द जीके, ठीक है, और लेकिन मेन फोकस है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और मोस्ट ऑफ द कवर एरिया हो जाएगा। जीके का भी बहुत सारे एरिया कवर हो जाएगा और स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जिसने ये 4000 प्लस मॉक टेस्ट लगा लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ही ये सेशन है अपना रैपिड फायर सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 552। कितने हो सकते हैं? 552। अब देखिए, जो संसद होता है, क्या, जो संसद होता है, पार्लियामेंट होती है, उसके दो सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन या ऊपरी सदन, ठीक है, और एक होता है निम्न सदन। ऊपरी सदन जो होता है वो होता है, राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। एंड लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 552 हो सकते हैं। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। और निम्न सदन में जो लोकसभा होती है उसमें जो राष्ट्रपति जी होते हैं देश के, वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और लोकसभा में दो सदस्य, अच्छा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम, जो ये दो सदस्य और ये 12 सदस्य जो ये मनोनीत किए जा रहे हैं, ये कौन होते हैं? ये कौन लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं? तो ये कौन होते हैं? कला साहित्य, कला साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं में जिसने उल्लेखनीय योगदान दिया होता है, उन सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। 12 और 2। ठीक है, उच्च सदन, राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में दो सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो होता है 6 ईयर्स का। कितने ईयर्स का होता है? 6 ईयर्स का। एंड लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है हमारा 5 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से जैसे हमने ये क्वेश्चन किया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, हमारा क्वेश्चन किस टॉपिक पे आया था? लोकसभा के ऊपर। लेकिन संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। हमने पूरा डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया कितना टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम दोनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं। ऐसे ही हम डिटेल्ड में हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। द ऑर्डर ऑफ मेरिट कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो कनाडा की बात हो गई, है ना, कनाडा की बात हो गई। अब लेकिन हम तो इंडिया में रहते हैं। इंडिया का बताओ कुछ, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना की गई थी 1997 में। कब? 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। और प्रसार भारती की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था?
प्रसार भारती की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था कि लोक कल्याण प्रसारण सेवाओं को संगठित और संचालित करना किसको? लोक प्रसारण सेवाओं को संगठित करना और उनको संचालित करना, ये प्रसार भारती का उद्देश्य था। इस उद्देश्य के साथ प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 75। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है? तो वो है हमारी डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जो है वो हमारी 10 देशों से होकर बहती है। देखो, पहले तो बात आई है डैन्यूब नदी की, ठीक है। हम देखेंगे कि ये कहाँ पर है, और ऑप्शन में एक और नदी दी हुई है वोल्गा नदी। हम देखेंगे कि ये वोल्गा नदी क्या है, ठीक है। देखो, डैन्यूब नदी कहाँ की नदी है? यूरोप की। कहाँ की नदी है? यूरोप की। यूरोप की नदी है एक डैन्यूब नदी, जो कि 10 देशों से होकर बहती है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी है? वोल्गा नदी जो है, वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। अब मरियप्पन थंगावेलु कौन है? ये इंडियन हाई जंपर है। क्वेश्चन आया है मरियप्पन थंगावेलु से रिलेटेड, तो हम उसी को अब डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो जो मरियप्पन थंगावेलु है ये इंडियन हाई जंपर है। इन्होंने 2016 में जो समर ओलंपिक हुए थे, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। जो रियो डी जेनेरियो में जो समर ओलंपिक हुए थे वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और वहां पे इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। 2020 में जो मरियप्पन थंगावेलु हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। कब? 2020 में। अब 2016 में जो समर ओलंपिक हुए थे हमारे रियो डी जेनेरियो में, उसमें एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सेट नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? दीपा कर्माकर। कौन थी? दीपा कर्माकर। जो 2016 के समर ओलंपिक हुए थे, जो रियो डी जेनेरियो में थे, उसमें क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये, पहली जिम्नास्टिक भारतीय महिला बनी थी ये दीपा कर्माकर। अब दीपा कर्माकर ने रिसेंट की न्यूज है, बिल्कुल 2024 की न्यूज है, जो अब ओलंपिक हुए थे, ठीक है। एशियाई रसायन विज्ञान जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दीपा कर्माकर। कौन बन गई है? दीपा कर्माकर। क्या? एशियन रसायन विज्ञान में जो जिम्नास्टिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ने 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और 2017 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अब आप बोलोगे कि दीपा कर्माकर कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो दीपा कर्माकर का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। कौन से राज्य से है? त्रिपुरा राज्य से है। और रिसेंटली दीपा कर्माकर ने भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे मरियप्पन थंगावेलु, जो कि कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और 2016 के ही समर ओलंपिक में क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी दीपा कर्माकर, ठीक है। अब ये बताओ कि जब हमने क्वेश्चन सेट नंबर 2 पढ़ा था तो किस किस को याद है कि हमने ये क्वेश्चन किया था? जिसको भी याद है कि हमने ये क्वेश्चन किया था और इसका आंसर दीपा कर्माकर लगाया था, टिक किया था, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ अगर आप चैनल से कनेक्ट चाहते हो कि हम हमें
जो भी हम प्रैक्टिस तो करनी है। देखो एट द एंड सिलेक्शन तो प्रैक्टिस से ही होना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर कौन कौन चाहता है कि प्रैक्टिस के साथ साथ में हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में अपने, हम चाहते हैं कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हम हर क्वेश्चन को करें। तो अगर आप चाहते हो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हम हर क्वेश्चन को करें, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और वीडियो को लाइक भी कर देना, और अपने जो भी आपका स्टडी ग्रुप है जिसमें भी आप स्टडी करते हो वहां पे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को भारत सरकार ने 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव मिला? 10 बार बजट प्रस्तुत किया किसने? मोरारजी देसाई ने, ठीक है। किसने? मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। कौन? मोरारजी देसाई। अब इससे रिलेटेड एक देखें तो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने दिया था? तो वो दिया था जेम्स विल्सन ने। किसने दिया था? जेम्स विल्सन ने। कब दिया था? जेम्स विल्सन ने दिया था 1860 में। कब दिया था? 1860 में। अब आप बोलोगे मैम 1860 में तो हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ था, हम तो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो बिल्कुल सही बात है। जो फर्स्ट बजट आया था इंडिया का, जो जेम्स विल्सन ने दिया था, वो गुलाम भारत का था, ठीक है। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट बजट किसने दिया? वो दिया था षणमुखम शेट्टी ने। षणमुखम शेट्टी, षणमुखम शेट्टी जी ने इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट बजट दिया था, षणमुखम शेट्टी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? देखो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसकी निगरानी में हुआ था? लॉर्ड कर्जन की निगरानी में। तो अब लॉर्ड लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड बात आई है और बंगाल के विभाजन से रिलेटेड बात आई है, तो अब इसका थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन को हम आधुनिक भारत का औरंगजेब भी कहते हैं। आधुनिक भारत का औरंगजेब किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन का एक स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि जो कांग्रेस का महल है, जो कांग्रेस जो पार्टी है उसका जो महल है वो भरभरा रहा है, और मैं चाहता हूं कि मेरी ये भारत में रहते हुए मेरी ये महत्वाकांक्षा है कि मैं कांग्रेस के इस महल को मरने में योगदान कर सकूं, शांतिपूर्ण मरने में योगदान कर सकूं। ये स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है? सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी कि ये स्टेटमेंट किसका है, और 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। उसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? लॉर्ड कर्जन। ये स्टेटमेंट किसकी है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी ये दिली इच्छा है, मेरी ये महत्वाकांक्षा है कि मैं इसको शांतिपूर्ण मरने में सहयोग कर सकूं। तो ये किसने बोला है? ये लॉर्ड कर्जन ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है? बागुरुम्बा भारत की बोडो जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। और बोडो जनजाति कहाँ की है? असम की है। कहाँ की जनजाति है? असम की जनजाति है बोडो। असम की जो फेमस ट्राइब है, फेमस ट्राइब ऑफ असम, वो है अहोम। अहोम इज द फेमस ट्राइब ऑफ असम। और असम की मेन जनजाति भी है बोडो जनजाति, भी असम की मेन जनजाति है। अब हम कहेंगे कि जो ये बोडो जनजाति है जो कि असम में निवास करती है, ये कछारी समुदाय का हिस्सा है। कछारी समुदाय का हिस्सा है। कछारी समुदाय का हिस्सा है बोडो जनजाति जो कि असम की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? अब देखो कछुआ कहाँ पर रहता है बताओ? पानी में रहता है, मगरमच्छ भी और ऑक्टोपस भी। लेकिन खरगोश एक ऐसा जानवर है जो कि बिल में रहता है।
ठीक है, जिसको हम बोले तो बिल ना बोले तो मांद में रहता है। मांद किसे बोलते हैं? जब कहीं भी मिट्टी का जो टीला वगैरह होता है उसमें क्या करते हैं खरगोश, एक बिल बना लेते हैं, एक बिल बना लेते हैं थोड़ा बड़ा। उसमें क्या करते हैं खरगोश लिव करते हैं, और अंडर वो थोड़ी टनल टाइप से होती है, अंदर वो थोड़ी, अंदर में वो थोड़ी उसमें स्पेस होता है, वो उसे क्या बोलते हैं मांद बोलते हैं, जहां पर कौन रहते हैं खरगोश रहते हैं। ठीक है, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? वर्ल्ड वाइज साक्षरता देश किसकी अधिक है? रशिया की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है वर्ल्ड वाइज। ठीक है, अब बात आई है रशिया की, बात आई है रशिया की, रूस की, तो थोड़ा सा रशिया से रिलेटेड बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है व्लादिमीर पुतिन, एंड पीएम ऑफ रशिया है मिखाइल मुशस्तीन, एंड करेंसी ऑफ रशिया है रूबल। ये अक्सर आ जाता है कि रशिया की करेंसी क्या है, रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? जो ये पुस्तक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी है गांधी जी। ठीक है, तो द पुस्तक ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? गांधी जी हैं। देखो, महात्मा गांधी ने ये जो बुक है ये लिखी थी, कौन सी? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, ये क्या, साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, साउथ अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अब आप बोलोगी कि मैम सत्याग्रह आंदोलन तो भारत में भी चला था। यस, बिल्कुल चला था, लेकिन सत्याग्रह आंदोलन, सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन साउथ अफ्रीका में चलाया गया था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। अब 1919 में महात्मा गांधी ने एक फेमस बुक लिखी थी, अक्सर ये बुक जो है एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। 1919 में जो महात्मा गांधी जी ने जो बुक लिखी थी वो थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में लिखी गई थी। और महात्मा गांधी जी ने और भी बुक्स लिखी थी। द लॉ एंड द लॉयर्स बुक लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और इनकी एक और फेमस बुक है जिसका नाम है थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, इन इंडियन रेलवे। थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, ये भी किसकी फेमस बुक है? महात्मा गांधी जी की फेमस बुक है। महात्मा गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वो विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं वो है विटामिन सी। देखो, एक होता है विटामिन बी, विटामिन बी प्लस विटामिन सी जो है वाटर में घुलनशील है। ठीक है, और विटामिन एक ई के एक एडी एड, एक एड जो विटामिन है वो किस में है? फैट में घुलनशील है। बोले तो वसा में घुलनशील है। कौन? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। ठीक है, ये फैट में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी वाटर में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी रमन के योगदान को स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ समझौता पैक्ट की का महत्वपूर्ण विशेषता या परिणाम क्या था? 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ जो पैक्ट हुआ था, उसकी विशेषता क्या है? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों का पुनर्मिलन करवाया। कांग्रेस के जो उदारवादी थे
ठीक है, और जो कट्टरपंथी थे उनका पुनर्मिलन करवाया किसने? 1916 के लखनऊ समझौता पैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराव जो है कौन से राज्य का प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो वो है मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का। अब हमने मिजोरम आई थिंक पहले भी पढ़ा है। देखो, मिजोरम की कैपिटल होती है आइजोल। क्या होती है? आइजोल। आइजोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम की फेमस ट्राइब है हमार, हमार ट्राइब, रालते ट्राइब, लाई ट्राइब एंड द लूसी ट्राइब इज द फेमस ट्राइब ऑफ मिजोरम। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था? चेराव जो है वो पारंपरिक नृत्य है कहाँ का? मिजोरम का। और एक क्वेश्चन जो मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ, मिजोरम का फेमस प्रमुख खेल कौन सा है? मैं पिछली सेट में करवा चुकी हूँ। अब इस बार आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखता है? देखो, ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, इस अर्थ में क्या है? पृथ्वी का जो वातावरण है, जो पृथ्वी का एनवायरमेंट है, वो लगभग 8 से लेके 10 मीटर तक पृथ्वी के अबव जो पृथ्वी का एनवायरमेंट है इतना उसको कवर करके रखता है। ठीक है, कहीं पे 8 हो जाता है, कहीं पे 9, कहीं पे 10, इसके आसपास 8 से लेके 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जो पृथ्वी का एनवायरमेंट है ये होता है। लेकिन पृथ्वी का एनवायरमेंट ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण पृथ्वी का एनवायरमेंट हमेशा पृथ्वी के पास ही रहता है, पृथ्वी से दूर नहीं जाता? ठीक है, वो क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के एनवायरमेंट को अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, जिससे क्या कारण क्या होता है? जो पृथ्वी का वातावरण है वो यथास्थान अपनी जगह पर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण, अब बात आई है गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम बदला गया है और बदल के क्या करा गया है? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। देखिए, बात आई है बंदरगाहों से रिलेटेड और नेम चेंज होने से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं। इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है 1908 में आया था। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट कब आया? 1908 में आया था, 1908 में आया था। इसमें क्या है? इंडियन पोर्ट्स एक्ट का मैनेजमेंट कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है इंडियन पोर्ट्स एक्ट का मैनेजमेंट करती है। ठीक है, इसके अंडर क्या किया गया था? जो कांडला बंदरगाह है गुजरात का, कांडला बंदरगाह है गुजरात का, 2017 में इंडियन पोर्ट्स एक्ट के अंदर कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ठीक है, कब रखा गया था? 1917 में। ये डेट भी आ सकती है कि कांडला बंदरगाह का नाम कब चेंज किया गया, तो 2017 में किया गया था। और क्या रखा गया चेंज करके? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। और ये भी पूछ सकते हैं कि कांडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल बंदरगाह कौन से राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और इंडियन पोर्ट्स एक्ट का मैनेजमेंट कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मैनेजमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? उड़ीसा के जौगढ़ में अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। कौन सा? अशोक का शिला अभिलेख
उड़ीसा के जौगढ़ में है। और उड़ीसा में ही एक और अशोक का शिलालेख है जिसको बोलते हैं चतुर्दश शिलालेख। चतुर्दश शिलालेख भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही स्थित है। और ये भी किसका है? सम्राट अशोक का। सम्राट अशोका का जो शिलालेख है चतुर्दश, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। तो ऐसी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, जिसमें भी आप पढ़ाई करते हो, जिससे जो भी आपके स्टडी ग्रुप से रिलेटेड जो भी ग्रुप हो, उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो आज का आपको सेशन कैसा लगा? कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।